Recording in progress. कौन आंसर करेगा सबसे पहले? आईफोन। जी सर। अच्छा, इस पहला क्वेश्चन आपसे है कि यू आर इंड्यूसिंग डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट फॉर लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी at the induction जी सर। patient suddenly collapse. So what are the possible causes and how will you manage? सर इसमें कॉजेस तो इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है सर। इसमें फेल्ड वेंटिलेशन हो सकती है। इसमें सर जो है इस पर एमआई हो सकता है। इसमें सर हाइपोवोलेमिक सर शॉक हो सकता है, कोई एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है। ठीक है। और आपने सबसे पहले पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोला है। इंडक्शन के वक्त अगर आप पेशेंट कोलैप्स हुआ है तो सबसे पहली चीज पल्मोनरी एम्बोलिज्म दिमाग में आनी चाहिए। नहीं सर, इसमें नहीं कोलैप्स सर। आना चाहिए, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। नहीं, इंडक्शन के टाइम कार्डियोवैस्कुलर पे सब। नहीं दे बेटा, मेरी बात सुनो। इंडक्शन आप कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप कहेंगे ना कि ओवरडोज कर दिया। ठीक है। जी सर। इंडक्शन के वक्त अगर पेशेंट कोलैप्स हो रहा है, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। ये टोक्स में भी पूछा जा सकता है, ये टेबल वाइवे में भी पूछा जा सकता है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन आपने अब इसका आंसर पता नहीं किस तरह से देने की कोशिश की है। इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। लेकिन जो सबसे पहले आप दें कि भाई ड्रग की ओवरडोज हो गई। मैंने डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट कहा है, उसमें आप कह सकते हैं कि इनके अंदर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स आ सकता है। ठीक है। और उसके बाद आप बाकी सारी बातें जो आपने बोली हैं, एनाफाइलैक्सिस भी हो सकता है, हाइपोवोलीमिया भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ओके, अब आप ही आंसर दें। अगला क्वेश्चन अगले बंदे से पूछूंगा। अगला पार्ट है हाउ विल यू मैनेज इट, व्हाट विल यू डू। सर सर कॉल सॉरी, फॉर मैंने अभी हेल्प। ज्वाइन किया। क्वेश्चन बताइएगा। जी, आप इमरा आप ये क्वेश्चन सुने, अभी इनको आंसर देने। क्वेश्चन है कि पेशेंट इंडक्शन के वक्त, डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट इंडक्शन के वक्त कोलैप्स हो गया है, तो व्हाट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड हाउ विल यू मैनेज। तो अब ये सेकंड पार्ट बता रहे हैं, हाउ विल यू मैनेज। जी आईफोन। हाँ जी सर, इसमें कॉल फॉर दी हेल्प करेंगे। माय अप्रोच विल बी एबीसी, 100% ऑक्सीजन करूंगा सर। अगर कोलैप्स हो गया सीपीआर स्टार्ट करेंगे सर। इसमें मल्टी अपना रिसैसिटेशन, इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट गो साइड बाय साइड। और सर इसमें जो है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच के साथ करेंगे। और कोई भी सर अगर स्टिमुलस होगा तो उसको तो शुरू में ही स्टॉप कर देना चाहिए था। अगर कोई मतलब इंडक्शन एजेंट की वजह से हुआ था कोलैप्स, तो उसको रोकना था सर। और कुछ इसके बाद करेंगे? फिर ये सपोर्टिव देखें, ट्रीटमेंट एबीसी करूंगा आपने सिर्फ बोला फॉर है। डेफ। एबीसी सिर्फ सिर्फ एबीसी कहना मसले का हल नहीं है। ठीक है। आप उसमें उसमें कुछ आप मजीद आप इसमें फ्लूइड नहीं देंगे। आपने वेजोप्रेशर नहीं देना ब्लड प्रेशर को फौरन बढ़ाने के लिए। आपने ईसीजी में तो नहीं देखना कि कोई, आपने उसमें देख रहे हैं ना, एवेल्युएशन, मैनेजमेंट एंड रिसैसिटेशन विल गो साइड बाय साइड के आगे कुछ आपने बोलना भी है। ठीक है। कि आप उसमें फौरी तौर पे जो है वो देखेंगे कि व्हाट इज द पॉसिबल कॉज। आप 100% ऑक्सीजन देंगे। आप अगर पेशेंट को अभी इंटुबेट नहीं किया है तो फौरी तौर पे आप इंटुबेट कर लें। पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखेंगे। ब्लड प्रेशर मतलब बेसिकली हीमोडायनेमिक कोलैप्स इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है। हीमोडायनेमिक कोलैप्स का मतलब सिर्फ हाइपोटेंशन भी हो सकता है। हीमोडायनेमिक कोलैप्स का मतलब प्रीकर्सर टुवर्ड्स कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। हीमोडायनेमिक कोलैप्स आपने बोले ना कि आप उसमें सारी चीजें देखेंगे। उसकी ईसीजी में कोई चेंज आ रही है, फौरी तौर पे अगर आप उसकी एबीजीज कर सकते हैं। कोई कोई उसको क्या हुआ है, पॉसिबल आपने कॉज को एवेलुएट करना है। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर कोई रिवर्सिबल कॉजेज हो सकती हैं, वो आप कर सकते हैं। आप कहें कि आप उसका फौरी फौरी तौर पे उसका फुट एंड ऊपर करेंगे। फुट हैंड ऊपर करने की वजह से कुछ फायदा होगा? हाँ जी सर, उसको इसको कहते हैं ऑटो ऑटो ट्रांसफ्यूजन सर। मतलब कि ऑटो उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
उसको। तो ये आपने बोलना था ना, प्रैक्टिकली भी तो हम यही करते हैं हाँ या जी। नहीं करते? ये पल्मोनरी तो एम्बोलिज्म फिर आपके दिमाग में सबसे पहले कैसे आया है? सर वो असल में किताब में? एकदम आपने सवाल पहले जी जी जी, तो एग्जाम के किया तो अंदर मेरे बिल्कुल जहन में। यकदम इसी तरह ही सवाल आता है। वो यकदम इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जवाब देंगे। ठीक है, एनीवेज, 5 दिन के बाद आज मैंने ही ढीठ बन के आप लोगों को किया है। आप लोगों में से किसी को भी ये नहीं ख्याल आया कि हम हारा वायवा है, गुस्सा या नाराज या परेशान होके वो बैठे हुए हैं जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बहुत हैरानी होती है आप लोगों पे। जब मैं क्लास खत्म करता हूँ, मैं ये कह के खत्म करता हूँ कि आप लोग सारा दिन डिस्कशन करते रहें, सवाल पूछें, डिस्कशन करें। मतलब नोबडी इज इंटरेस्टेड यार। मुझे हैरानी होती है। अगर आप लोग अपने प्लेस पे कर रहे हैं, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। मैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जितना बोलेंगे ना, जितना नहीं अब सर, आप ये आपके सर हम सारे इकट्ठे ही सर हैं। आपके मैं YouTube के डॉक्टर लेक्चर भी निम्रा। आपके हम सुनते हैं, YouTube पे जो पड़े हुए हैं ना, आज सर भी हम मैं सब आपका कर रहे लेक्चर हैं सुन रहा आजकल। था। चले। एनीवेज, लेकिन अगला सर हमें अगला ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का कौन आंसर करेगा? लोहानी साहब करेंगे या निम्रा करेंगी या जिया? ये आईफोन का नाम क्या है भाई? एक तो नाम रखा करें, ये आईफोन कैसा नाम है? हसनैन सर, हसनैन नाम है मेरा। समझ चेंज नहीं ओके, करना आ रहा, मैं कई दफा कोशिश कर रहा हूँ। जी जी, एफसीपीएस पास करने के बाद कर लेना चाहिए। ठीक है, कौन आंसर करेगा? जी मैं सर, करूंगा सर। पूछिएगा प्लीज। जी, ओके। आपसे क्वेश्चन है, ये मैं बेसिकली क्रिटिकल इंसिडेंट्स के बारे में ही सवाल पूछूंगा। एक पेशेंट है, यंग पेशेंट, प्लान फॉर फ्रैक्चर टिबिया प्लेटिंग। ठीक है, तो when the patient was about to be transferred, patient suddenly became unconscious. So what is, again same question, what is differential diagnosis and how will you manage? सर ट्रांसफर प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव? Preoperative. ओके सर, डिफरेंशियल्स में ट्रांसफर से जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, फैट एम्बोलिज्म का चांस इसमें मैक्सिमम होता है क्योंकि लॉन्ग Very बोन good. फ्रैक्चर है। उसके Okay. अलावा हाइपोटेंशन, हाइपोवोलीमिया की वजह से शॉक में पेशेंट जा सकता है, हेमरेज की Very वजह good. से। उसके और उसके अलावा कोई एंटीबायोटिक दी हो सकती है, उसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक में जा सकता है इफ इन प्री ऑप। तो वेसोवेगल हो सकता है, पेशेंट को न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है, एंजाइटी की वजह से वेजो एक यंग पेशेंट के अंदर हो सकता है ना? एंजाइटी की वजह से। अच्छा, अब आप क्या बिल्कुल करेंगे बिल्कुल, एंजाइटी की इस वजह से इस वेसोवेगल हो पेशेंट सकता है। में? इस पेशेंट में अभी आपने मॉनिटर्स भी नहीं अटैच किए हुए हैं, ठीक है? तो इमीडिएटली आप क्या हम्म करेंगे? पेशेंट हम्म। अनकॉन्शियस हो गया ना? अब व्हाट विल बी योर? इमीडिएटली सर हम पेशेंट को असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट विल गो साइड बाय साइड। पहली चीज तो ये है, इमीडिएटली विल कॉल फॉर हेल्प फॉर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंड्स, will start with airway breathing and circulation, will assess if the pulse is there, patient is breathing or not। अगर collapse है वेरी गुड। immediately CPR start कर देंगे according to ACLS protocols। अगर अगर और पेशेंट mean time, मतलब सिर्फ ऑल्टर sorry, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है और ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो फिर आप उसको उसी हिसाब से आपकी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन से अप्रोच होगी। ठीक है, आप उसका ब्लड बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल। देखेंगे, आप मॉनिटरिंग अटैच मॉनिटर्स करेंगे। अटैच करेंगे, उसका रिदम देखेंगे। अगर रिदम पल्सलेस है या जो है वीफिब या वीटी, जो भी रिदम होगा फिर उसके अकॉर्डिंग आप ACLS पर प्रोसीड कर फर्दर देंगे। मैनेजमेंट और फिर फर्दर मैनेजमेंट विल बी डिक्टेटेड बाय द रिस्पॉन्स एंड द इवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आपने फर्दर अब मैनेजमेंट विल बी डिक्टेटेड बाय अब रिस्पांस आपने पेशेंट को पेशेंट की। स्टेबलाइज कर लिया है, तो ऐसी हम्म सूरत हाल में अगर आपने पहले प्लान किया हुआ था स्पाइनल, तो शुड यू गिव हम्म। स्पाइनल और नो? नहीं नहीं, अब तो स्पाइनल नहीं देंगे ना सर, क्योंकि पहले ही हीमोडायनामिक कोलैप्स हुआ है एक दफा पेशेंट को। और हम कोई वो चीज नहीं करेंगे जो मजीद हाइपोटेंशन कराए या कार्डियक अनस्टेबिलिटी कराए। जो GA होगा विद ETT वो हमारे कंट्रोल में होगा, तो विल प्रोसीड विद GA। और प्लस एक और बात भी है इसमें कि एक तो ये ट्रॉमा का पेशेंट था, उसमें पेन की वजह से गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो जाती है, और हमें पता नहीं है कि NPO उसका था, स्टेटस क्या था क्या नहीं, तो इस वजह से बेटर अप्रोच विल बी GA इन दिस केस। ये रीजन आपकी कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें तो एस्पिरेशन का मैं ज्यादा रिस्क बताऊं है। तो सर? ये एक सेकंड, आपका अगला क्वेश्चन आपसे ही आ रहा है, एक मिनट रुक जाए। एस्पिरेशन का रिस्क तो इसमें GA में ज्यादा होता है ना?
अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप एयरवेज का सिक्योर कर लेंगे, दैट्स फाइन, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जीए देने में एस्पिरेशन का रिस्क ज्यादा होगा। अगर एस्पिरेशन, ये ठीक पॉइंट सर ऑफ हम व्यू ये जो आपने, केस ठीक है, हमने सर हम कहना ये है कि केस हम एयरवे करवाएंगे सिक्योर क्यों? करना चाह रहे हैं डेफिनेटिव एयरवे के साथ, इस वजह से हम जीए के लिए जी प्रोसीड अब ये करेंगे। अगला, सॉरी ये म्यूट हो गई, अगला मेरा क्वेश्चन का हिस्सा ये है कि क्या आपको प्रोसीड, यही जो हसनैन पॉइंट आउट कर रहे हैं कि करेंगे क्यों, क्या आपको इस सूरत हाल में इज इट बेटर टू प्रोसीड कि आप केस ही कैंसिल कर दें? सर अब ये तो कैंसिल लॉन्ग करना बोन चाहिए। फ्रैक्चर है और ये एक सेकंड ट्रॉमा उनको है, बोलने दे। इट्स नॉट जी एन इलेक्टिव निम्र आप प्रोसीजर। कंटिन्यू करें जी। सर ये इलेक्टिव प्रोसीजर नहीं है, ये ट्रॉमा है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है। अगर एक दफा फॉर एग्जांपल द केस इज फैट एम्बोलिज्म, तो वो दोबारा भी हो सकता है, शिफ्टिंग में, पोजीशनिंग में, जी पेशेंट पेन में रहेगा, तो उसकी भी तो अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जी और इसके लिए आप ये भी साथ जुमला बोल देंगे कि विल डिस्कस विद द सर्जन, ठीक है ना, वी विल डिस्कस विद द हाँ, सर्जन विल डिस्कस एंड विद द इट इज सर्जन, ठीक इफ है। पेशेंट इज ऑप्टेड, रिस्क यस यू वर्सेस कैन, बेनिफिट पे। रिस्क वर्सेस बेनिफिट देके, एंड यू मे टेक सम टाइम टू ऑप्टिमाइज द पेशेंट बिफोर इंड्यूसिंग, ये कर सकते हैं आप। हम्म, लेकिन यू विल ट्राई बिल्कुल नॉट टू डिले, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल और सही। दूसरी आप इसमें ये कर सकते हैं कि अगर सर्जन ने पेशेंट ठीक उन्होंने है। टॉर्निके लगाना है, तो उसके अंदर जो है वो आप टॉर्निके ध्यान से लगाएंगे, क्योंकि अगर वो एम्बोलिज्म हुआ था उस वक्त आपको, क्योंकि एम्बोलिज्म का हो सकता है, अगर हम्म मैसिव एम्बोलिज्म हो तब तो पेशेंट को अरेस्ट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अगर कोई ये इस वक्त माइनर एम्बोलिज्म हम्म हुआ था जो कि आपकी सपोर्ट से रिजॉल्व हो गया है, या उस वक्त पेशेंट की कंडीशन रिजॉल्व हो गई है, तो आप यू विल ट्राई, यू कैन हैव अ बेड साइड एक्सरे, आप एबीजीज कर लेंगे, आपको कुछ फाइंडिंग्स उससे मिल जाएंगी, ठीक है। आप क्रिटिकल आईसीयू के अंदर बेड ठीक अरेंज हो गया। करेंगे और आप प्रोसीड, रिस्क वर्सेस बेनिफिट, इन्वेसिव मॉनिटरिंग करेंगे, आप सीवीपी डाल लेंगे, हम्म आर्टीरियल लाइन डाल लेंगे, राज बोर्ड आईवी कैनुलास हम्म लेंगे, और आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इसका एक्चुअली ये किताबों का आंसर नहीं है, ये किताबों से बाहर का आंसर एक है। मेरा और सवाल है इस पर सर। हम्म, सर एक और भी मेरा सवाल है इस पर, कि अब ये पोस्ट सीपीआर हुआ है ना, तो वो ये नहीं पूछेगा कि अब आप इसको पोस्ट सीपीआर शिफ्ट कराएंगे आईसीयू में, या मतलब इस सेंस में अगर वो ले जाए बात को या डिस्कशन को, तो फिर हमें कैसे देखिए आंसर करना अगर अगर पोस्ट सीपीआर है या कोई भी कंडीशन है, आपने उसमें यही जो देखें, ये जो रिस्क वर्सेस बेनिफिट है ना, या मल्टी है? डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच है, या जी डिस्कशन विद द सर्जन है, जी। ये आपका रेस्क्यू है। आप जब हाँ, आप ये उनको बचा ये लेती है बात। इस तरह का जवाब, आईसीयू में बेड अरेंज कर लेंगे, जैसे कि आपने बता दिया कि ये हम्म यूजुअली लॉन्ग बोन फ्रैक्चर के अंदर एम्बोलिज्म का हाई रिस्क है, तो अगर एम्बोलिज्म इज द रीजन, इफ देयर इज नो अदर रीजन एंड मोस्ट प्रोबेबल हम्म डायग्नोसिस इज एम्बोलिज्म, तो एम्बोलिज्म देयर विल बी फर्दर एम्बोलिज्म इफ यू डोंट फिक्स द हम्म, फ्रैक्चर। तो हम सर्जन के साथ डिस्कस करेंगे, रिस्क वर्सेस बिल्कुल। और बेनिफिट करके मूवमेंट है, आपने, ट्रांसफर है, पेशेंट की मोबिलिटी है। हम्म, तो ठीक है, आप उसको करेंगे और उसमें ये कहेंगे कि दोनों बातों को रख लेना। दोनों बातों को रख लेना है आपने, क्योंकि आपने उसको सेफ एनेस्थीसिया कंडक्ट कराना है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब अगला लोहानी साहब आप बताएंगे। एक पेशेंट था, बिल्कुल। उसकी स्क्विंट सर्जरी हो रही थी, बच्चा 4 साल का बच्चा था, तो उसको जो है ना एकदम से उसका केस स्टार्ट हो गया है, आपने उसको लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट पे इंडक्शन की थी, और अब आपने उसको सीवोफ्लोरेन और नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन जारी है, तो सडनली जो है ना उसका एन टाइटल CO2 बढ़ना शुरू हो गया है, और टैकीकार्डिया हो गया है। तो व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज एंड हाउ विल यू मैनेज? सर मोस्ट प्रोबेबल कॉज में तो मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है, ठीक है। थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, ठीक है। हम्म, और इसके अलावा फीवर पेशेंट को हो सकता है, फीवर की वजह से भी एंटाइडल CO2 बढ़ सकता है। ये 3 काजेज मुझे तो फिलहाल अभी जहन में आ रहे हैं। और मैनेजमेंट ये है अक्सर कि बच्चों में, जी, और खास तौर पे स्क्विंट सर्जरी में एट्रोपिन दी जाती है, एट्रोपिन फीवर भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने ज्यादा डोज दी है तो उसके एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम सेंट्रल की बात कर, एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आप इसको एंटीकोलिनर्जिक कैसे मैनेज सिंड्रोम तो करेंगे, कैसे मैनेज सर करेंगे? सर माय अप्रोच विल बी एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। I will inform the surgeon, stop the stimulus, and then I will give dentroline. अब आपने डेंट्रोलिन से पहले कुछ नहीं करना, अगर आप मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया सस्पेक्ट कर एयरवे रहे हैं। नहीं नहीं, एयरवे नहीं एयरवे आई विल एयरवे ब्रीथिंग नहीं नहीं देखेंगे, नहीं, आप सर्कुलेशन देखिए, इसमें सर्कुलेशन में देखें, हम
बेटा मेरी बात सर सुनो, वी विल ये स्टॉप वी विल एक स्टॉप मिनट द वासिफ, सर्जन। एक मिनट वासिफ, जिसको क्वेश्चन पूछा उसको जवाब देने दे प्लीज। जी, सर आप सर दानियाल कंटिन्यू करें। आप मुझे ये बताएं कि इसमें आप एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। सर सक्सामिथोनियम तो हमने दी नहीं है, ये लॉन्ग एक्टिंग पे अंडर किया है, तो दूसरा कौन सा कॉज रह जाता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का? नहीं, स्टॉप द गैसेस, गैसेस तो हम आपने स्टॉप बोला है, करेंगे। ये एग्जामिनर बस आपको याद नहीं गैसेस स्टॉप कराएगा। कर देंगे और सर्किट चेंज कर देंगे। नहीं तो ये बोला आपने सर, ये बोलना था या नहीं बोलना था? बिल्कुल नहीं, ये तो ब्लंडर है बिल्कुल सर। ठीक है, ये ब्लंडर है। आगे हाँ, चले। स्टॉप द स्टिमुलस भी अगर कह दूं तो फिर भी ठीक है स्टिमुलस आपने सर। बोला है, स्टॉप लेकिन द आपने बहुत स्टिमुलस, आई विल। मुबहम अंदाज में बोला है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो सर्जिकल स्टिमुलस है या वो क्या है। ठीक है ना? ठीक है, सही है। तो हम सर्किट चेंज कर देंगे। इसके अलावा डेंट्रोलिन आईवी फ्लूइड देंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे। डेंट्रोलिन की कितनी डेंट्रोलिन डोज देंगे होती है? हम लोग। डेंट्रोलिन सर 2.5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देते हैं, अप टू 10 मिलीग्राम पर केजी। इससे भी ज्यादा दे सकते हैं, 30 तक भी लिखा हुआ है एक जगह बेड स्कैप पे। नहीं 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 नहीं, 2.5 मिलीग्राम पर केजी अप टू 10 मिलीग्राम पर केजी। अप टू 10 मिलीग्राम, ठीक है, अप टू 10 मिलीग्राम पर केजी तक देते हैं, सही है। ठीक है, और उसके अलावा आप कूलिंग मैनूवर्स कैसे करेंगे? ठीक है सर, हम कूलिंग, हम आईवी फ्लूइड जो है वो कूल आईवी फ्लूइड, ठंडा आईवी फ्लूइड दे देंगे पेशेंट को। और टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो है, ओटी टेम्परेचर वो कम कर लेंगे। कोल्ड स्पंजिंग करेंगे पेशेंट की। हम्म, अब आपने ओटी के टेम्परेचर को ठंडा करने को कहा है, इससे ज्यादा बेहतर आपने बात नहीं बोली। कोल्ड स्पंजिंग एक आपकी बात ठीक है, कोल्ड सेलाइन, ये दो बातें ठीक है। दो बातें और आपने एनजी के जरिए आपने कोल्ड सेलाइन की इरिगेशन करनी है, अच्छा, और फोलिस के जरिए आपने कोल्ड सेलाइन और की ब्लैडर इरिगेशन। के जरिए, ठीक है, फोलिस के जरिए, ठीक है, एचजी टेम्परेचर के का जरिए और तो फोलिस बहुत के जरिए, देर से ठीक है, इफेक्ट आएगा ना। ठीक है, बिल्कुल। और उसके अलावा क्या करेंगे? और एबीजीज इसके करेंगे? अलावा सर फिर अगर सर्जरी सर, एबीजीज करवाएंगे बिल्कुल। टेस्ट में एबीजी, एबीजीज करवाएंगे। अगर सर्जरी एंड पे सर्जरी है तो वो सर्जरी रोक के और फिर हम लोग आईसीयू शिफ्ट करवा लेंगे पेशेंट को। ठीक है, और उसके अलावा आपने ठीक, टेम्परेचर की मैनेजमेंट के लिए आपने ये सारा कुछ एपीजी, करना है। एरिथमियाज अगर होंगे तो एरिथमियाज को करना है, एसिडोसिस है तो एसिडोसिस को ट्रीट करना है। अच्छा, ठीक है ना? मतलब ठीक इसका हो गया हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी हो रही है, आप फ्लूइड देंगे, अगर वेजोप्रेशर्स की जरूरत है तो वेजोप्रेशर्स देंगे। ये डेंट्रोलिन है, बस सर एक ये सवाल है इतना सा सर, आंसर। सवाल ठीक। सवाल पूछना है सर, सवाल जी जी, पूछना अब है पूछे, अब पूछे। रिगार्डिंग। सर ये इन्होंने कहा सर्जरी, तो हम सर सर्जरी एज सून एज कंप्लीट कराएंगे ऑन टीवा सर, फिर हम शिफ्ट कराएंगे ना सर, ये कहना चाहिए ना सर। बिल्कुल, आप उसमें से देखें, ये इसका आंसर ओपन है, इस पे इतनी तवज्जो इसलिए नहीं दी है क्योंकि ये एक ओपन एंडेड आंसर है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू, ये इस बात पे कोई आपको कोई ये अंडरस्टूड सी बात है कि एब्डोमेन ओपन हुआ है तो उसको शिफ्ट तो नहीं करा सकते ना। पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे ठीक है और सर। अल्टीमेटली आपने आईसीयू लेके जाना है। आप सर जो उस वक्त मिनिमम मिनिमम प्रोसीजर के जरिए सर्जरी को प्रोसीड करके फिर आप करेंगे। ठीक है ना, या एब्डोमेन को क्लोज कर देंगे मिसाल के तौर पे। अगर जाहिर बात है, अगर कोई चीज ओपन हुई है तो उसको क्लोज करने में तो टाइम लगेगा ना। और पेशेंट को उस टाइम पे ठीक है उस टाइम पे आप होल्ड कर लेंगे सर्जरी, और आप पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे पहले। ठीक है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बाकी ठीक चीजें है। ज्यादा important। अब आप देखें 4 मिनट के अंदर आपने तरतीब में मिस नहीं करनी चीज। कॉल फॉर हेल्प, एयरवे सही ब्रीदिंग हो। सिचुएशन, स्टॉप 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 स्टॉप। लेकिन आगे जो स्टॉप मैंने वो तो एक बेस बेस बताया हुआ है, वो जो जो चीज स्टॉप करनी है वो भी तो बताना है ना। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अब इसी इसी से ही मिलता जुलता सिनेरियो होगा कि अगर एक पेशेंट है, यंग यंग फीमेल है, उसकी अपेंडिसेक्टमी हो रही है, और उसकी सडनली जो है वो यही सी चीजें हो गई। अगर वो यहाँ पे तो बच्चा था और उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल इसमें भी आपने थायराइड क्राइसिस का बताया था। अगर वो थायराइड क्राइसिस हो यही में इसी के अंदर, तो थायराइड क्राइसिस में क्या चीज डिफरेंट होगी? वासिफ आप बता दो। मतलब थायराइड क्राइसिस के अंदर इन इन बाकी बहुत सारी चीजें कॉमन है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में और थायराइड क्राइसिस में बहुत सारी चीजें कॉमन है, एक दो चीजें डिफरेंट है, वो क्या क्या है? सर, एक तो थायराइड क्राइसिस में हाइपोटेंशन
टेंशन होगा, मैं सर वो मतलब उस पे जा रहा हूँ, जो सिम्टम्स होंगे डिफरेंट होंगे। उसमें सर रिजिडिटी होती है, इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस, फ्लैसिड होते हैं मसल सर, उसमें रिजिडिटी और सी के इंक्रीज आपकी ना आपकी नहीं होता, अगर आवाज लैब्स कट गई उतना थी। नहीं होता सर। हाइपरथर्मिया आपकी थायराइडोसिकोसिस में वासिब सर आपकी मेरे आवाज, सिग्नल्स इशू होते हैं सर, सिग्नल्स जी जी इशू होते आप, हैं सर, टीपू मैं दोबारा आवाज नहीं स्टार्ट आ रही। करता हूँ सर। नहीं अब आपने आ रही है? फ्लैसिड पैरालिसिस जो बोला है ये क्या, नहीं मैंने आज फ्लैसिड, तक नहीं पढ़ा मसल मेरे। फ्लैसिड होते हैं सर, मस, एक मसल सेकंड, ये कोई फ्लैसिड होते और, हैं, पैरालिसिस नहीं, पैरालिसिस नहीं सर, मसल फ्लैसिड होते हैं। और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में रिजिडिटी होती है, मसल नहीं रिजिडिटी होती है। एक सेकंड मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ। कोई कंफर्म करता है इस बात को, क्या ये ऐसा कहीं है? मैंने कहीं नहीं पढ़ा आज तक ये बात कि मसल्स फ्लैसिड होते हैं। सर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में जो रिजिडिटी होती है वो आपके मसल रिलैक्सेंट्स के साथ ब्रेक नहीं होती। जो थायराइड हाइपरथायराइडिज्म में जो मसल रिजिडिटी होती है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मसल रिलैक्सेंट्स के साथ इट इम्प्रूव्स अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मसल रिलैक्सेंट्स और नहीं अगर, डेंट्रोलीन। नहीं मेरी आप बात नहीं समझे, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा। आप लोगों में से अगर कहीं पढ़ा है, अगर इसने पढ़ा है तो इट मस्ट बी करेक्ट, लेकिन मैंने ये सर कहीं नहीं मैं पढ़ा। कॉम्प्रिहेंसिव का रेफरेंस दे रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एंड थायराइडोस्ट्रोम, there is a no देखो muscle rigidity in thyroidostorm, there is no rise in CK sir, there is no ये आपको क्या पता था, है कि एसिडोसिस सर। थायराइड क्राइसिस के अंदर क्या डेंट्रोलिन दी जाता है? नहीं सर। ये अब आप इनकम्प्लीट बात कर रहे हैं। थायराइड क्राइसिस के अंदर भी डेंट्रोलिन दिया दे जा सकते हैं सकता सर, है, दे ठीक है? सकते तो देखो इतनी कंट्रोवर्शियल बात आप करने की जरूरत क्या है, ठीक है? थायराइड सर क्राइसिस का मेन जो चीजें हैं वो आप बताएं ना। हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है, ब्लड प्रेशर, सर ये जो है सडनली टैकीकार्डिया हो रहा है, हाइपर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है? और सर थायराइड हार्मोन को जो आपने इंपॉर्टेंट बात बताई नहीं है। अब आप देखिए, मैं आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है। सर मैं डिफरेंस बता रहा था ट्रीटमेंट में, तो फिर सर वो नहीं बीटा नहीं नहीं, ब्लॉकर्स देंगे, देखो प्रोपाइल बेटा मेरी थायोरेसिल देंगे। एक सेकंड मेरी बात सुने। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको फिर यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही रीजन होती है फेलियर की, आपको पता है? आपने ये जो बोला है ना, आप किसी एक किताब का रेफरेंस देके आप बहुत खुश हो रहे हैं कि मैंने इस किताब से ये पढ़ी है चीज तो मैं उसको बता दूं। क्या ये कॉमन चीज है? ये नहीं है कॉमन चीज, ठीक है? तो आप जो इंपॉर्टेंट बातें आप वो बताएं ना, कि उसके अंदर आपने जो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट का भी फर्क, या साइन के सिम्टम्स भी, साइन सिम्टम आप उसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर होगा। साइन सिम्टम्स ये चीज होगी कि उसके अंदर हो सकता है कि थायराइड की हिस्ट्री हो, ठीक है? या आपने हो सकता है कि उसके अंदर मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों के अंदर हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट होती है। और जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने नहीं कहीं पढ़ा कि थायराइड में मसल फ्लैसिड होता है। आई डोंट नो, मेरा हो सकता है कि मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत प्रोमिनेंट फीचर नहीं है। तो मेरा मशवरा है कि ये ना बोले, ठीक है? ऐसी चीज के जो सारों यहाँ पे इस हाउस के अंदर भी सारे लोग इस बात से कन्विंस नहीं है, मेरा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना? तो ऐसी बातें ना बोले, ठीक है? वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होगी, ट्रीटमेंट के मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्क होगा वो क्या होगा कि आपने उसमें थायराइड की जो कन्वर्शन वाली चीजें हैं उनको देना है, जो उसको इनहिबिट करेंगी। बाकी कूलिंग मैनुअर्स वगैरह सेम होंगे, ठीक है? ठीक है वासिब? ठीक, ओके ठीक सर। है सर। वो कौन कौन सी दवाइयां देंगे आप कन्वर्ट करने वाली, कन्वर्जन को रोकने वाली? सर प्रोपाइल थायोरेसिल, आयोडाइड एंड स्टेरॉइड सर। अब आप देखें ना, फिर आप आंसर ऐसा दे रहे हैं कि ये मायूस कुन आंसर है। प्रोपाइल थायोरेसिल का इफेक्ट फौरी तौर पे आएगा? एंड बीटा ब्लॉकर साथ सर। हाँ इमीडिएटली सर, आपने नहीं क्या सर। क्या क्या देनी है दवाइयां? इमीडिएटली आपने स्टीरॉयड देना है, बीटा ब्लॉकर देना है। बीटा ब्लॉकर प्रोपाइल थायोरेसिल आईवी मिलती है नहीं सर, थ्रू तो एनजी। थ्रू एनजी, तो फौरी तौर पे इफेक्ट आएगा उसका? नहीं सर, डिलेड है उस इसका, उस रैपिड वक्त नहीं तो है। आपने फौरी तौर पे कन्वर्शन को रोकना है ताकि मजीद इफेक्ट ना आए, ठीक है? अगर कोई स्टिमुलस है तो आपने वो स्टिमुलस को रोकना है। थायराइड क्राइसिस किसी एक स्टिमुलस की वजह से होता है, ठीक है ना? तो आपने उसके अंदर जो तरतीब देखो, किताब की तरतीब से बाहर निकल आओ। किताब में यही तो प्रॉब्लम होती है कि किताब की तरतीब अगर आप एग्जाम में करेंगे ना तो आपके फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं।
क्योंकि आपने इस वक्त जब आपसे मैंने सवाल पूछा तो आपने किसी एक किताब का सफा नंबर 75 सुना दिया, ठीक है ना। तो वहां पर आप फंस जाएंगे। आपसे जब वो अगर आपसे तरतीब भी यही रखनी है कि आप इसके अंदर जो मेटाबॉलिक सिम्टम्स हैं उनको रोकना है, इसमें जो कन्वर्शन को है उसको रोकना है, और जो अगर कोई स्टिमुलस है तो आपने उसको रोकना है। ये तीन इसमें चीजें होंगी, ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये देखें, ये आंसर की सिर्फ ट्रिमिंग मैं आपकी कर रहा हूँ, पता है आपको, लेकिन आप उसको किस तरह अपने पत्तों को इस्तेमाल करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि वहां पे आपको एग्जामिनर पकड़ लेगा इस बात पे। अगर जिस तरह मैं मिसाल के तौर पे मेरे दिमाग में ये बात नहीं है और वहां की में भी नहीं लिखा ना, तो अब आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि रेयर किस्म की चीजें उस वक्त तक, जब तक बहुत अर्जेंट जरूरत ना हो तब तक ना बोले, ठीक है। अच्छा, बहुत ही कॉमन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि बहुत दफा पूछा गया है, लेकिन आज फिर अब कौन आंसर करेगा? लेखराज शिवलानी साहब करेंगे? ये एनेस्थीसिया कौन है? एक यंग पेशेंट की सर्जरी हुई है, अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है और उसको आपने एक्सटुबेट किया, तो सडनली गर्गलिंग साउंड आनी शुरू हो गई है, पेशेंट इज नॉट ब्रीदिंग, व्हाट हैज हैपेंड मोस्ट प्रोबेबली? कौन आंसर करेगा? क्या आनी शुरू हो गई है सर? आनी क्या शुरू हो गई, क्या बात की आपने? स्नोरिंग हो रही है ना, पेशेंट इज अच्छा नॉट ठीक, एबल टू ब्रीथ। ठीक। क्या हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली? सर स्पेजम में पेशेंट ठीक मोस्ट है, प्रोबेबली। मोस्ट प्रोबेबली लैरिंगोस्पैज्म में, ठीक है। क्या करेंगे? क्या करेंगे उसको? सर इमीडिएटली आप उसको ना सबसे पहले पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेट करेंगे, सेडेट करेंगे, और अगर जरूरत 100% पड़ती है मतलब ऑक्सीजन। पहले तो हम एक लाइडोकेन मिनट, जो बोल रहा है उसको बोलने दें प्लीज, ठीक है, बीच में ना बोले जी। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के बाद जो है ना आप पेशेंट को ज़ैलोकेन देते हैं 1.5 ml पर केजी के हिसाब से। उसके बाद प्रोपोफोल दे के आप उसको थोड़ा सेडेट करते हैं ताकि वो नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा में ना जाए, उसको रिलैक्स करेंगे। उसके बाद इंटुबेशन के लिए आप सक्स की डोज देंगे 0.1 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से, और आप उसको इंटुबेट करेंगे। जो लेरिंगोस्पेज़म को ब्रेक करने की डोज होती है वो देंगे, और फिर चेक करेंगे अगर रिवर्स होता है तो ठीक, वरना आप उसको इंटुबेट करेंगे। अब आपने इसमें जो चीजें मिस मसल की हैं, आपने कॉल फॉर हेल्प रिलैक्सेशन। का जिक्र किया है, आपने पॉजिटिव हाँ, प्रेशर मिस कर वेंटिलेशन दिया वो बोला सारा है, कॉल। आपने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बोला है। इससे ज्यादा बेहतर है कि आप उसको सी पैप देंगे, ठीक है ना। आप उसको ठीक हो गया। एपीएल वैल्व बंद करके आप उसको सी पैप देंगे, ठीक है। हम्म, उससे ठीक अगली ठीक बात, ठीक ठीक हो उससे गया। अगली बात आपने क्या लेरिंगोस्पैज्म पॉइंट का जिक्र किया है, लार्सन्स मैन्युवर का जिक्र किया है आपने? मिस हो गया सर जी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि आप बताते जाएं कि इट इज नॉट रिलीव्ड, ये जुमला बीच में ऐड करते जाएं, जरूरी नहीं है कि सारे काम करने पड़े। आपने लाइडोकेन दिया, आपने जो है वो उसका उसको आपने लाइडोकेन, फिर अगले स्टेप में प्रोपोफोल, फिर उससे अगले स्टेप में सक्सामिथोनियम, फिर उससे अगले स्टेप में फुल करके आपने वो कर दिया, ठीक है ना। तो अब आपने देखें छोटी छोटी ये, अब आपने वहां पर नंबर अपने कम कर दिए, ठीक है ना। वहां पे आपके आपने 1-2 नंबर आपने आपके जो उस क्वेश्चन के अंदर से स्कोर है वो आपका कम हो गया। ये जो क्वेश्चन है इसमें आगे पूरे पूरे नंबर आने चाहिए, ताकि अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में नंबर कम भी हो जाए तो वो अच्छा, अगला वो स्टेप सर पूछेंगे कि इसमें तो जी मैंने एक चीज मिस की, वो स्टार्ट वाला मैंने पोर्शन मिस कर दिया कि आई विल कॉल फॉर हेल्प फॉर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंड्स। फिर उसके बाद इमीडिएटली जो है वो आप उसकी एबीसी इसमें इन्वॉल्व करेंगे सर, बिल्कुल क्योंकि कॉज एबीसी कर हमें रहे हैं मोस्ट ना। प्रोबेबल हमने रूल आप आउट कर दिया। उसमें सी पैप दे रहे हैं, आप ठीक है। उसमें टास्क वो आपने टाइट मास्क से सील किया उसका मुंह, ठीक है। इसमें आप एक चीज और बोल सकते हैं कि अगर सक्शन की ठीक है। जरूरत है तो सक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है और सर, उसके वो बाद फिर फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में नहीं आएगा? वो बिल्कुल आएगा, लेकिन सिक्रीशन इटसेल्फ इज अ कॉज ना।
ठीक हो गया ठीक है। सर। तो आपने ये लार्सन मैनोर प्रैक्टिकली देखिए, हर बंदा ये नहीं करता है, फौरन वो स्मूथ साइड में। तरीके से आंसर देना है वो मैंने नहीं दिया, मैंने उसको हैphazard थोड़ा सा वो करके दिया। ठीक है, अब आपने ये सब कुछ किया और जैसे आपने मैनेज किया उसकी वजह से उसको अब सैचुरेशन उसकी आनी शुरू हो गई है 89, आपने उसको इंटिबेट कर दिया, तब आपने चेस्ट सुनी तो उसमें क्रैप्स आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ है इसको, अगर क्रैप्स आनी शुरू हो गए नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा। कैसे डेवलप होता है नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा? सर जब पेशेंट जो है ना वो क्लोज्ड ग्लॉटिस के अगेंस्ट फोर्सफुली ब्रीद इन करने की कोशिश करता है तो उस वक्त ये डेवलप होता है। नहीं, कैसे होता है डेवलप? आपने सही परमेबिलिटी बोला है, बढ़ जाती हो। बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, लेकिन एयर तो आ नहीं रही, तो वहां पर जो टाइनी हम्म कैपिलरीज हैं वहां से फ्लूइड सक इन हो हम्म जाता ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके है। तो इसमें क्या करेंगे आप? सर इसमें अगेन वही सपोर्टिव मैनेजमेंट है, आपने पेशेंट को इंटुबेट कर देना है, फिर उसके बाद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन तो चल ही रही है, आपने उसको डायूरीज करना है ताकि उसके लंग्स जो है वो एम्प्टी हो सके, और उसके अलावा हीमोडायनामिक्स ही उसके मैनेज करने होते हैं इमीडिएटली जो है, और एक आईसीयू में चीज शिफ्ट अभी भी करना है। आप बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर रही हैं, पेन, बीटा ब्लॉकर्स और पीप पेन। देंगे सर, पीप। पीप। अच्छा पीप ओके 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 ठीक हो गया। एंटीबायोटिक सर देंगे। सर वेंटिलेटर सेटिंग्स को थोड़ा इलेबोरेट कर ले। ये एक बार वाईवे में पूछा था कि नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडीमा में पेशेंट चला गया है तो उसकी अब वेंट पे डाल दिया है, तो अभी उसकी वेंटिलेटर सेटिंग्स आपकी क्या होंगी सर? तो मतलब आपसे ये पीप का पूछना चाह रहे हैं, बाकी तो कोई चीज नहीं। ओके, टाइडल वॉल्यूम्स के हवाले से, रेस्पिरेटरी रेट के हवाले नहीं से, नहीं नहीं, मतलब उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल मैनेजमेंट इसकी हम एआरडीएस की पैटर्न पे करेंगे या मतलब नहीं नहीं नहीं, जो इस एआरडीएस कैसे? एआरडीएस ओके ये देखें, ये कोई लंग्स कोई डिजीज लंग थोड़ी थे इसके, ये तो आपने सिर्फ ओके एक एट्रोजेनिक तरीके से वहां पर पानी जमा हो गया ना, तो आपने पानी को ओके निकाल देना है बस। आपने पीप देनी है, पीप से भी पानी निकलेगा, आपने डायूरिस किया उससे भी पानी निकलेगा, बस खत्म। और साथ इसमें आप सर अगर इसमें ब्लड ये प्रेशर जब टर्म आप यूज कर सकते हैं लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजी। नहीं नहीं नहीं, देखिए हर जगह हर बात की, यहाँ पे लंग मेरा नहीं ख्याल, आई एम नॉट श्योर। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। और रिक्रूटमेंट मैनूवर तो करेंगे ना, पीप वो कितना वही है ना देंगे? जो पीप है। सॉरी, पीप कितना देंगे सर? आई एम सॉरी। पीप कितनी देंगे कुछ? सर इसकी कोई 10 वैल्यू है? 10 liters of water। देखें इसके अंदर पीप का रोल क्या होगा, जब आप अब एल्वोलाई कोलैप्स हो रहे हैं ना, एटिलैक्टेसिस, जब पानी जमा हो गया तो एल्वोलाई कोलैप्स हो रहे हैं, तो आप पीप देके उनको डाइवर्ट। It will increase the surface area for gas exchange. It will help थैंक यू वेरी keep the मच, दैट्स alveoli। इट। और उस दरमियान में बाकी काम हो जाएंगे, ठीक है, जो उसको आप फ्रूसीमाइड दे रहे हैं, और मतलब बेसिकली आप ये इसका मैकेनिज्म है, इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, इसमें और किसी चीज का कोई रोल नहीं, ठीक है। अच्छा, इस मौके पे हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन लारिंगोस्पैज्म एंड ब्रोंकोस्पैज्म? सर जी ब्रोंकोस्पैज्म में तो रोंकाई होंगे ना, ऑस्कल्टेशन पे रोंकाई होंगे। ठीक सर है, ब्रों को और पहले तो बता, जी जी, बोलें डॉक्टर निम्रा। इसमें ब्रोंकोस्पैज्म में तो बायलैटरल रोंकाई होंगे ना चेस्ट में ऑस्कल्टेशन पे, और इसमें लेरिंगोस्पैज्म में जो ऑस्कल्टेशन पे एयर एंट्री नहीं होगी ना। मतलब आपने इसी तरह देखे ना वहां रियल टाइम के अंदर वहां पर पेशेंट प्रैक्टिकली भी आपने ये सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद वो पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा ना, आपने अभी अब उसका ब्रीडिंग पैटर्न जो है उसके अंदर तो पैराडॉक्सिकल मूवमेंट हो रही होगी, ठीक है ना, लारिंगोस्पैज्म में, यानी कि एब्डोमेन अंदर की तरफ जा रहा बिल्कुल। होगा और पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा होगा, नेजल फ्लेयरिंग हो रही होगी और एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस आ रहे होंगे, तो ब्रोंकोस्पैज्म में वीज आ रही होगी, या इवन साइलेंट चेस्ट भी हो सकती है, ठीक है। अगर बहुत सीवियर ब्रोंकोस्पैज्म है तो उसके अंदर बिल्कुल साइलेंट चेस्ट हो सकती है। इस सूरत में आप क्या करेंगे? सर इसमें तो स्टीरॉइड का रोल है ना ब्रोंकोस्पैज्म में, तो उस हमने वक्त इमीडिएट क्या करेंगे? ब्रोंकोडायलेटर्स देने हैं। आपने उस टाइम पे क्या करना है?
इमीडिएटली सर अगर इंटूबेट मतलब अगर मैं उस स्टेप से ऑनवर्ड्स चलूँ इंटूबेशन से ऑनवर्ड्स, तो फिर आपने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेट तो करना है पेशेंट को, उसके साथ आपने स्टीरॉइड्स दे देने हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स दे देने हैं, जैसे सैल्ब्यूटामॉल के साथ नेब्स कराएं, और वरना वो जो आपका इनहेलर होता है उससे भी हम लोग डायरेक्टली कर देते होते हैं और प्रैक्टिकली। और अब यहाँ पे डॉक्टर सुंदर साहब आंसर दें, यहाँ पे कोई वेंटिलेटर स्ट्रेटजीज में फर्क करेंगे? जी ये पिक्चर फिर ARDS की तरफ जाएगी सर? नहीं नहीं, ARDS को आप क्यों बीच में ला रहे हैं? वो आपने कहा ना कि डॉक्टर सुंदर करेंगी वो वेंटिलेटरी स्ट्रेटजी, मैंने नहीं नहीं इसलिए नहीं सोचा नहीं इस तरफ। नहीं, यहाँ ठीक पर है जो एस्थमा के अंदर ब्रोंकोस्पैज्म के अंदर वेंटिलेटर में क्या चेंज करते हैं? सर तो एस्थमा में तो पीप देते नहीं है ना सर, एस्मा। विदाउट। देखें, जो ना करने वाली बात से पहले आप ये क्यों नहीं बोल रहे जो करने वाला काम है? सर इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रेशियो को एडजस्ट करते हैं। हाँ वेरी गुड, प्रोलॉन्ग Yes, एक्सपिरेटरी exactly. टाइम करते हैं। 1:2 नॉर्मली है तो आप इसको 1:, बिल्कुल 1:3 या 1:4 कर 1:3 सकते हैं। 1:4 मतलब आप उसको चेंज करेंगे, आप एक्सपिरेटरी टाइम को प्रोलॉन्ग करेंगे। आप जरूरी नहीं है कि आप 1:4 बोल दें, आप उनसे कहें कि आप उसको 1:2 जो नॉर्मली होती है उससे आप उसको चेंज करेंगे, आप बढ़ाएंगे, एक्सपिरेटरी टाइम बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, जो लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज है ना, वो तो ARDS के रेफरेंस हैं, वो इसके अंदर ब्रोंकोस्पैज्म के अंदर नहीं होता हो। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि अगर पेशेंट को ब्रोंकोस्पैज्म हुआ है तो आप उसको प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन करेंगे या वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन करेंगे? प्रेशर कंट्रोल। सर प्रेशर प्रेशर कंट्रोल कंट्रोल लिया उसमें आइडियल। जी, इसके अंदर आप प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन करेंगे, ठीक है, ताकि उसमें एयर में प्रेशर्स को आप मॉनिटर कर सकें। और आप उसका मतलब बेसिकली ये आपसे ना टोक्स में पूछ सकते हैं इस तरह, ये शॉर्ट सा क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकते हैं। और क्योंकि एयरवे इमरजेंसीज जो है वो कोई भी एग्जाम नहीं होता जिसमें ना आए, ठीक है, तो इस चीज को आपने कंसिडर करना है, इस बात को। अच्छा, एक पेशेंट है, ये अब कौन, जिसने आंसर अभी तक नहीं दिया वो जवाब दे। जी डॉक्टर सुंदस, आप ये पूरा आंसर अब आपने देना है। एक पेशेंट है डायबिटिक हाइपरटेंसिव, आपने उसको इंड्यूस किया है, ECG के अंदर ना PVCs आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है, तो व्हाट विल यू डू? सर फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हिस्ट्री को रीअसेस करेंगे, अगर कोई उसकी हिस्ट्री में कोई मौजूद है कुछ हिंट, अगर तो नहीं है तो PVCs को नॉर्मली हम B9 कंसिडर करते हैं, अगर ये 2 to 3 या 2 to 4 होती हैं नंबर। अगर ये 5 to 6 होते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं, और अगर वो 6 या 7 से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर हम उसको इंटरवीन करते हैं फिर फार्माकोलॉजिकली। जी, अब आप इस आंसर को थोड़ा बेहतर कर सकती हैं या नहीं कर सकती? आपने बिल्कुल मतलब आपने डायरेक्ट आप किताब, फिर वही वाली बात है, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम वही है, किताबों से बाहर नहीं निकल रहे। प्रैक्टिकली आप, ये प्रैक्टिकल सवाल है बिल्कुल। आपने एक पेशेंट को एनेस्थेटाइज किया है और उसको PVCs आनी शुरू हो गई हैं, अगर आपसे सवाल पूछा गया है तो आप उसमें क्या एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन का जिक्र नहीं करेंगे? हो सकता है उस पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा हो सकता है उस पेशेंट को ट्यूब कैराना को टच कर रही हो, ठीक है, आपने उसकी बायलैटरल, हो सकता है उसको यस सर, एनाल्जेसिया आपने पूरा नहीं यस दिया, सर, आपने एनेस्थीसिया की डेप्थ मेंटेन नहीं की है, हो सकता है उसकी कोई यस सर्जरी का कोई सर, क्रिटिकल स्टेप हो रहा है, हो सकता है उस पेशेंट की ECG के अंदर सांप इस्कीमिया भी हो रहा है। यस सर, डायबिटिक हाइपरटेंसिव यस सर। पेशेंट के अंदर PVCs आएंगी तो आप इंतजार करेंगे कि 6-7 आ जाएं फिर हम कुछ करेंगे? ओके ठीक है, सर, समझ तो इन सारे अगली बात, फैक्टर्स को देखना होता है साथ में। ये सबके अंदर है, ये आपके ये हर देखें, ये वो एक को मैंने लिखा हुआ माय बेस्ट फ्रेंड, हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, एसिडोसिस, पेन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन,
हाइपोथर्मिया, साइनस रिदम, ये सारी चीजें इकट्ठी हैं ये। और फार्माकोलॉजिकली कैसे ट्रीट करेंगे? आपने एनाल्जेसिया भी दे दिया, आपने जो है वो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, मैक भी आपने मेंटेन कर ली। अब आप क्या करेंगे? जी, कौन सी दवाई देंगे? जी, सर लिग्नोकेन प्लेन देते हैं। लाइडोकेन कितनी डोज में देंगे? सर 1 mg पर kg बॉडी वेट। ओके, ये आपने कर दिया। उसके साथ ही आप कोई और इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करेंगे, कोई और पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग? और कोई पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग करेंगे? सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, एबीजीज, ठीक है, एबीजीज करेंगे। एबीजीज में कोई इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, करेक्टेबल कॉज आपने देखनी है, ठीक है। और अगर साथ पीवीसीज के साथ कोई हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी भी शुरू हो गई है, या कोई ईसीजी के अंदर और भी चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं, तो ये इट कैन बी बिकॉज ऑफ एमआई, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आपने उनको यहां तक बता देना है कि भाई इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ हो सकता है। हो सकता अगर सर्जरी की अभी शुरू नहीं हुई है तो आप उसकी 12 लीड डीसीजी करवा के देख सकते हैं, क्योंकि कई 12 लीड डीसीजी में आपको ज्यादा बेहतर तौर पे पिक्चर पता चल जाएगी, जो मॉनिटर के ऊपर आप इतने बेहतर तौर पे नहीं जज कर सकते, ठीक है। ये इसका आंसर है कॉमन, मतलब और ये बेसिकली यही आंसर आप एरिथमियाज की बेसिक जो है वो एरिथमियाज में यही होगा। अब अगर पेशेंट अनस्टेबल, वो आपको वीटी भी करवा सकते हैं, एसवीटी भी करवा सकते हैं। ये भी आपका टोक्स का क्वेश्चन है। टोक्स में अक्सर औकात इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ये होगा तो क्या करेंगे, अगर एट्रियल फिब्रिलेशन हो गई है तो क्या करेंगे, हीमोडायनेमिक अनस्टेबल है तो ये करेंगे, हीमोडायनेमिक स्टेबल है तो ये करेंगे, करेक्टेबल कॉज देखेंगे। एसवीटी चल गया है, वेगल मैनूवर्स करेंगे, कोल्ड आइस रखेंगे, वैल्सल्वा करेंगे, कैरोटिड साइनस मसाज करेंगे, नहीं हुआ है जी एडिनोसिन देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे, ठीक है। अगर अनस्टेबल हो गया है तो उसको सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करेंगे। वीटी के लिए भी पल्सलेस, और पल्सलेस वीटी या वीफिप के लिए तो वो कार्डियक अरेस्ट का एल्गोरिदम हो गया है। जो बाकी है उनके अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसमें रेट कंट्रोल करना है, रिदम कंट्रोल करना है, अमेओडारोन देना है। ये पीवीसीज वाले में भी अगर लाइडोकेन नहीं होता तो अगले स्टेप में आप अमेओडारोन से लोड कर सकते हैं अगर फ्रीक्वेंट आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली देखें, ये एक डिस्कशन के अंदाज में आपने उनको आंसर देना है, और ये तकरीबन हर एग्जाम में ये पूछा जाता है इन वन वे और अदर, चाहे वो लॉन्ग केस में पूछ लें, चाहे वो टेबल वाइवे में पूछ लें, चाहे वो टोक्स में पूछ लें। तो ये आप लोगों का, और वैसे भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग भी देखें, ये एनेस्थीसिया का ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने कुछ और क्रिटिकल इंसिडेंट्स किए हुए थे, क्योंकि ये मैं इसलिए आपसे उस दिन मैंने आप सब लोगों से एटिपिकल से क्वेश्चंस केसेस जो टॉपिक्स थे वो डिस्कस किए थे। तो क्रिटिकल इंसिडेंट्स में टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, न्यूमोथोरेक्स, उसके बाद एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म। बाकी ये देखें, जो बेसिक मैनूवर है ना, कोई भी एम्बोलिज्म हुआ है उसके अंदर वही एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, कॉल फॉर हेल्प, रिवैल्यूएशन, मैनेजमेंट एंड रिससिटेशन विल गो साइड बाय साइड। आप उसमें पॉसिबल कॉज देखेंगे, उसमें ब्लड प्रेशर उसका मेंटेन नहीं हो रहा, आप उसको वेजोप्रेसर स्टार्ट कर देंगे, आइनोट्रोप स्टार्ट कर देंगे, फ्लूइड देंगे, दैट्स इट। सारों के अंदर यही आंसर, यही। और आपने क्या करना है, सिर्फ ये है कि जो अगर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है तो आपने थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी की तरफ जाना है। उसमें आप कह सकते हैं कि आप कार्डियोलॉजी की ओपिनियन लेंगे, आप उसको हेपरिन स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसको एस्पिरिन, एमआई हो गया है, एस्पिरिन का जिक्र आप कर देंगे, ठीक है। तो टैकीकार्डिया का आपको आना चाहिए, ब्रेडिकार्डिया का आना चाहिए, जो है ये पोस्ट ऑपरेटिव पैकू इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर ये बाकी चीजें कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफी है। आप लोग देखें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट और मशवरा यही है कि सारा दिन आप लोग इसी तरह ही क्वेश्चंस डिस्कस करते रहा करें। जहाँ पे भी आप बैठे हैं वहां पे आप करते रहें। ग्रुप में करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है।
तो इंशाल्लाह फिर सर आप हमारी क्लास ले लिया करें अगर डेली बेसिस जी जी पे मेहरबानी। मैं आप इंशाल्लाह। लोगों के पीछे बीन बजाता हुआ ना पीक फ्रिंज पाइपर्स की तरह मुझे भागना पड़ता है आप लोगों के पीछे। नहीं सर आप हमें एक फिक्स टाइम बता दें हम ज्वाइन कर लिया देखो करेंगे। बेटा मेरी एक बात सुनो, फिक्स टाइम वाला मैं वादा आपसे नहीं कर सकता, और फिक्स टाइम वाले से मैं परेशान हो जाता हूँ आपकी बात सुन के। आप चलें ठीक है मेरी सर फिर आप लिंक मेरी भेज दिया जिंदगी करें में हम डेफिनेटली बहुत ज्वाइन करेंगे हैपनिंग्स होती इंशाल्लाह। रहती हैं। मैं पिछले दिनों से मैं इसलिए भी नहीं आ सका, मेरी बहुत ज्यादा मुझे शदीद बैकएक हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत बहुत कुछ करना पड़ रहा था, मुझे टेंस और स्ट्रेच और मसाज और पता नहीं क्या कुछ, तो मैं इस वजह से मैं नहीं कर सका ओ था। आप अल्लाह लोग आपको सेहत दे सर, ये तो सुन के फिक्स बड़े फिक्स अफसोस की बात। टाइमिंग वाला मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन व्हाट्सएप पे मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। आप लोगों को जब भी जो भी सर सवाल लॉन्ग पूछना है। केस, सर बड़े सर आपके मोटे पास मोटे से जब सर टाइम हो लॉन्ग आप केस तो ऐसे ही करवा ग्रुप दें सर। डिस्कशन कर लें। आई एम सॉरी, क्या कह रहे हैं? सर सर मोटे मोटे से जो लॉन्ग केस है, थायराइड हो गया, डायबिटीज, इस तरह की सर हमें एक जरा तरतीब से करा दें सर। जी बेटा जी, लॉन्ग मैंने केस करवा सारे दें सर। आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि जो यूट्यूब पे जो सुन रहा है वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप लोग वो सुने तो सही और मेरे से सवाल पूछे ना। देखें लॉन्ग केस चले, लॉन्ग केस भी कर लेंगे, ठीक है। आप लोग इंटरेस्ट शो नहीं करते ना, तो फिर मैं भी डिसहार्ट हो जाता हूँ ना। आप लोगों को मैं रोजाना मैं फुफ्फो और सास और नंद बन के मैसेज तो भेज देता हूँ, उसके बाद मुझे भी हंसी आ रही होती है और आप लोग भी हंसी रहे होते हैं कि डॉक्टर ज़ीशान हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ भाई, तो आप लोग जिसने जो भी सवाल पूछना है पूछें, रिकॉर्डिंग्स में सारी चीज़ें मौजूद हैं। थायराइड, डायबिटीज, हार्ट का मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। और लॉन्ग केस वो आप एक दफ़ा सुने तो सही ना, ठीक है, क्योंकि कई दफ़ा हर बार उस बिल्कुल एनर्जी से सर, मैं नहीं हर नहीं दफ़ा उस मैंने सुने वो डायबिटीज वाला वगैरह बहुत जबरदस्त है सर, इनसे भी मैं कहूंगा सबसे वो सुन लें। ठीक है। चलिए, अल्लाह आपके लिए आसानी करे, बेस्ट ऑफ लक, और एक फॉर्मली कर लेंगे दोबारा से भी, ठीक है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया।